भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। हिंद यूनानी शक पहले कुषाण सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अचूल बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया था। डियोडोटस टू यूथिडेमस डेमेट्रियस मिनांडर यूक्रेटाइड, डियोडोटस टू यूथिडेमस डेमेट्रियस मिनांडर यूक्रेटाइड, एंटिअल्किडस तथा आर्मिक्स। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब तथा सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे हिंद यूनानी बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्नु अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चिनाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानियों के बाद शासकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर पर्वत और शकी की पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने पश्चिमोत्तर, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर पर्वत स्थापित किया। प्रथम शक राजा मुआ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में पर्वत स्थापित करने वाली शाखा ने शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में पर्वत स्थापित करने वाली शाखा ने लंबे अरसे तक शासन किया। पश्चिमी भारत चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में था और यह सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। उसके बाद गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से चौथी शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ। चौथी शाखा पश्चिमी भारत की शाखा गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से चौथी शाखा पश्चिमी भारत की शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम का शासन 130 से 150 गुजरात के बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई अपोलो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का शासन पश्चिमी उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के साथ गोंडो फर्निस के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोगड़ी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल पटवी से थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर एवं पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। शकों का तृतीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। शक का चौथा पश्चिमी भारत, पहला अफगानिस्तान और 5वां ऊपरी दक्कन। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।
जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग ले लाया गया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौआ ने कनिष्क को हराया था। कुजुल कन्फ्यूशियस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे, जिस पर यूनानी और खरिष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। कुजुल कन्फ्यूशियस के समय केवल तांबे के सिक्के प्रचलित थे, जिस पर यूनानी और खरिष्टी लिपि में अभिलेख मिलते हैं। कुषाणों ने भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया। उनके सोने के सिक्के वजन और आकार में रोम के सिक्के जैसे कुषाणों के सोने के सिक्के वजन और आकार में रोम के सिक्के जैसा था। चांदी के सिक्के बहुत ही कम एवं प्रयोगात्मक थे। कनिष्क के सिक्कों पर पहली बार विभिन्न धर्मों के देवी देवताओं का अंकन हुआ। जिसमें प्रमुख रूप से यूनानी सूर्य देवता हेलियोस, भारतीय सूर्य देव कार्तिकेय, स्कंद शिव और गौतम बुद्ध शामिल है। यूनानी सूर्य देवता हेलियोस, भारतीय सूर्य देव कार्तिकेय, स्कंद शिव और गौतम बुद्ध शामिल है। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी देवी देवता अंकित थे। कनिष्क के आरंभिक सिक्कों पर यूनानी देवी देवता अंकित थे, जबकि बाद में सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं का अंकन बढ़ गया। कनिष्क सिक्कों पर पहली बार यूनानी सूर्य देवता हेलियोस का चित्र अंकित हुआ था। भारत में सबसे पहले सोने का दिनार कनिष्क प्रथम ने 127 ईस्वी में जारी किया था। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विज्ञान था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता में 8 भाग एवं 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविवाह सूत्र वसुमित्र विश्वकोश कहा जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। बुद्धचरित अश्वघोष, महाविवाह सूत्र वसुमित्र। बुद्धचरित अश्वघोष, महाविवाह सूत्र वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संग्रह। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन की पुस्तक माध्यमिक सूत्र है, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली का विकास हेलेनिस्टिक आर्ट गंधार कला का उदाहरण। गंधार शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में, मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का केंद्र था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का केंद्र था।
मथुरा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया। पथु पातु इतु थोके एवं पादिनेन कीलकंकु तिरुवल्लुवर तिरुकुरल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। तिरुकुरल में 1330 दोहे के माध्यम से जीवन के 3 मुख्य पहलुओं कर्तव्य, धन और प्रेम का विवेचन किया गया। कर्तव्य अटुपाल, धन पोरुटपाल और प्रेम कामथुपाल का विवेचन किया है। तिरुकुरल जाति, धर्म और संस्कृति से ऊपर उठकर सभी के लिए सार्वभौमिक नैतिकता मानव मूल्यों का संदेश देता है। तिरुकुरल को तमिल भूमि की बाइबिल एवं 5वां वेद भी कहा जाता है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। जिसे मुचंगम कहा जाता है। 3 संगम में थे प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। प्रथम संगम 4440 वर्ष पूर्व, दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व और तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व। प्रथम संगम मदुरा समुद्र में विलीन, दूसरा संगम कपाटपुरा अलवई समुद्र में विलीन और तीसरा संगम दूसरा कपाटपुरा मलवई में था और पहला और तीसरा मदुरा में था। अगस्त्य नकीरर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संगम अगस्त्य नकीरर संकलित ग्रंथ अकट्टियम परिपाल, मदुनारई, मूतकुरकु तथा कलारी आविरय इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम है तोलकापियम, तमिल व्याकरण रचना तोलकापियर। तीसरा संगम में नेंदुन थोके, कुरुन थोके, नत्रिनई, एनकुरु भुरु, परिपादल, कुथु, वरी पेरिसय तथा सित्रिसय। मदुरा। उसके बाद कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक रशु अपार ने किया। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चीर के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीय, स्ट्रैबो, प्लिनी और टोलेमी जैसे यूनानी लेखों ने पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्य व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। मेगास्थनीय, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टोलेमी जैसे यूनानी लेखों ने पश्चिमी एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख 8वीं सदी में इरैयानार अगपोरुल के 8वीं सदी ईस्वी में इरैयानार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है।
इलांगो शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है तो जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। शिल्पाधिकारम में 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह शिल्पाधिकारम बौद्ध रुझानों वाला महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम में कावेरी पट्टनम के कोवलन एवं उनकी पत्नी कन्नग एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलई सतनार ने मणि मेखलाई की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। शीतलई सतनार में 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। शीतलई सतनार में राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखलाई मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलई सतनार ने मणि मेखलाई की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखलाई कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। जीवक चिंतामणि रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। अच्छा, जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर जो पहले चोल राजकुमार था बाद में जैन भिक्षु बन गया। शिल्पाधिकारम मणि मेखलाई एवं जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। शिल्पाधिकारम मणि मेखलाई जीवक चिंतामणि को तोलकापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा में अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामवतारम है। इरामवतारम कंबन। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम एवं पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। चेर केरल में, चोल तमिलनाडु में। चेर केरल, चोल तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। करिकाल ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पत्तिन पालई में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में विन्नी युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पत्तिन पालई में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया। पत्तिन पालई में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को। पत्तिन पालई करिकाल। संगम साहित्य में विभिन्न कविता में विन्नी युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। करिकाल ने पुहाड़ या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की। करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण कराया था। पेरुनान्नुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। पेरुनानुन्नपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस चेर वंश के प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130, नेंदुजीरल आदन 155, सेनगुटवन 180। सेनगुटवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इन्होंने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। सेनगुटवन
पत्तिनी। संगम युग का तीसरा राज्य पांडवों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी के दक्षिण में पांड्य का था। कलिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम स्थापित किए थे। संगम युग का तीसरा पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश का संस्थापक पांड्य वंश का संस्थापक नेडिम चेलियन या नेडियोन था। पांड्य वंश की राजधानी कोरकई मदुरै वेंगी नदी के किनारे और तेनकासी थे। पांड्य वंश की राजधानी कोरकई मदुरै वेंगी नदी के किनारे और तेनकासी 16वीं शताब्दी थी। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह मछली था। पांड्य मुर्गन को पूजते थे। मछली मुर्गन पांड्य का प्रतीक मुर्गा था। पांड्य राजा ने 20 ईस्वी पूर्व में अगस्टस सीजस के दरबार में प्रतिनिधि मंडल भेजा था। पांड्य राजा में सबसे अधिक शक्तिशाली नेंडू जेलियन लगभग 200 ईस्वी था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। 6वीं शताब्दी में मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासक कुलशेखर पांड्य ने कराया था। मदुरै मंदिर पांड्य शासक कुलशेखर पांड्य। मदुरै मंदिर कुलशेखर पांड्य। पांड्य राजा की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। मेगास्थनीज ने पांड्य शासक को मावर कहा है। पांड्य शासक को क्या कहा है? मावर। पांड्य राज्य में भूमि कर को कराई कहते थे। लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। कराई भूमि कर और लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। सीमा शुल्क उल्गू कहलाता था। नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नल्ली व कोडन। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमात्यान या अमात्यार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। वह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः भूमि कर उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना की अगली टुकड़ी को तुसी एवं पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना की अगली टुकड़ी को तुसी तथा पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में बेल्लाल धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डू कल या विरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट की रुतल कहा गया है। अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट की रुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग पुलैयन, एनियर एवं मलवर। पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी तथा पशुचर्म की से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। रस्सी एवं पशुचर्म से चारपाई एवं चटाई बनाने का काम करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मण की हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान हुआ। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेल्लार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्गों को वेगिनर कहा गया है।
संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेगिनर कहा गया। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों संगम साहित्य में हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पिशाच। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पिशाच। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीने कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को केक्किने व अनुचित प्रणय को पेरुंदिने कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को केक्किने और अनुचित प्रणय को पेरुंदिने कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। उसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक, नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करता था। संगम साहित्य में इन्हें पानर या विडेलियर कहा जाता था। पानर या विडेलियर। तमिल साहित्य में मच्छेलियर तथा ओवैयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। मच्छेलियर एवं ओवैयर तमिल साहित्य में। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। उनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुव्यवस्थित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर तथा चेर राज्य में बंदर प्रमुख था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई और सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई, सालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस अरिकमेडु बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया था और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता था। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का अर्थ यही होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मानता था कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के शासन थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच का 280 से 320 ईस्वी में हुआ। संस्थापक श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम
महाराज यधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत 319 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम महाराज यधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों दक्षिणावर्त के भारत शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर उसके बिना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। एक चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के राजा वेगवर्मन ने गया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। मेघवर्मन ने गया जी में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा जिले से मिले 2 ताम्र परम भागवत की उपाधि करने वाला प्रथम गुप्त शासक। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गया एवं नालंदा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त के समय शोकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रों पर विक्रमादित्य की उपाधि फाहियान चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साब चंद्रगुप्त II का राजकवि था। चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी साब चंद्रगुप्त II का राजकवि था। चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त चंद्रगुप्त II के दरबार में धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोसकार कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोसकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घट कर पर वराह मिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। कालिदास के अतिरिक्त चंद्रगुप्त II के दरबार में धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोसकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घट पर वराह मिहिर, खगोल विज्ञानी वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त II का संधि विग्रहक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकाट पंडित तथा एक कवि भी था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित एवं एक कवि भी था। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकार के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री ह्वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राट के शासनकाल में भी चलता रहा जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय थेरवाद, महायान एवं वज्रयान के सिद्धांत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। थेरवाद, वज्रयान एवं महायान के सिद्धांत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते थे। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक
तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं उसके आसपास बोध गया तथा कुकड़ियार आदि केंद्रों में आते थे। नालंदा एवं उसके आसपास स्थित बोध गया कुकड़ियार आदि केंद्रों में आते थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त 455 से 67 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत और स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने परनौत को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के सहायक कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व गुप्त काल में कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलाश्रम बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तुवास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि, पशु के चारा योग्य भूमि, सील ऐसी भूमि जो जीतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए गए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवघर ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौदा मध्य प्रदेश, एक तो भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, एगो खोह नागौदा मध्य प्रदेश, भूमरा और खोह नागौदा मध्य प्रदेश। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवघर ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह नागौदा मध्य प्रदेश, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश। दशावतार मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम वैष्णव स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने उसे राजधर्म बनाया था। उसके बाद विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवघर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष
देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन में गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मन्नासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता के चित्रावली में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल है, फिर भी अधिकतर गुप्तकालीन ही है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद पंचतंत्र का स्थान दूसरा है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश, अपरिच्छाकारित्व। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, अपरिच्छाकारित्व, लब्ध प्रनाश। मित्रभेद, मित्रलाभ, लब्ध प्रनाश, संधि विग्रह, अपरिच्छाकारित्व। मित्रभेद, मित्रलाभ, लब्ध प्रनाश, संधि विग्रह, अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। भट्ट ने आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने बृहत सिद्धांत, पंच सिद्धांत, बृहजाग और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता, वराहमिहिर, पंच सिद्धांत, बृहजाग, वराहमिहिर, पंच सिद्धांत, बृहजाग, वराहमिहिर, लघु जातक, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाग और लघु जातक की रचना की। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त गुप्त युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं बृहत संहिता, वराहमिहिर, पंच सिद्धांत, बृहजाग, वराहमिहिर, लघु जातक, वराहमिहिर। बृहत संहिता नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। ब्रह्मगुप्त ने कहा था कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रह्मगुप्त संग्रहणी सूत्र एक ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी। संग्रहणी सूत्र ब्रह्मांड संबंधी ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना एवं अंतरिक्ष के बारे में अवधारणाएं शामिल है। गुप्त काल में प्लवकान ने पशु चिकित्सा पर हस्तारवेद लिखा था। प्लवकान ने नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां भी दी गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार की विधियां भी दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में याज्ञवल्क्यों की रचना, गुप्त काल में नारद स्मृति की रचना, गुप्त काल में कात्यायन स्मृति की रचना, गुप्त काल में बृहस्पति स्मृति की रचना, गुप्त काल में याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना, गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृति की रचना। गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था।
गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक गुप्त काल के हैं। शूद्र का लिखा नाटक वृक्ष कटिका में माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है। देवी चंद्रगुप्त रामगुप्त की कहानी, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के भेष में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा तीसरी भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद 1789 में यूरोपीय भाषा में हुआ था। ऐसी प्रथम द्वितीय रचा है मनुस्मृति 1776, भगवत गीता 1785। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। वाकाटक राजवंश वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नाम व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्व सातवाहनों के अधीन बराड़ विदर्भ के स्थानीय शासक थे। वाकाटक के सातवाहनों के अधीन बराड़ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 शासक हुआ। वाकाटक वंश का वह अकेला प्रवरसेन अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य प्रवरसेन प्रथम के पश्चात सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वासिया एवं रसगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। रुद्रसेन प्रथम 335 से 360, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410। प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440, नरेंद्र सेन 40 से 60, पृथ्वीसेन द्वितीय 60 से 80। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश अपनी पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी और उसका शादी हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से। वाकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को स्थापित किया था। वाकाटकों का राज गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। शक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को वाकाटकों से स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन, रुद्रसेन द्वितीय के दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे तथा प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा था। पृथ्वीसेन II वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। पृथ्वीसेन II वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसके राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों चला गया। वसीम शाखा के वाकाटक वंश की वसीम शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। वसीम की शाखा की स्थापना 330 में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने बरसगुल नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बरसगुल महाराष्ट्र के अकोला जिले के आधुनिक वसीम में स्थित था। वसीम शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415, हरिसेन 475 से 510। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था। वाकाटक वंश के वसीम शाखा के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत का
सेतुबंध की रचना की थी। प्रवासेन द्वितीय सेतुबंध की रचना की थी। सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ सर्वसेन ने लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय ने लिखा था। उसके बाद हरिविजय सर्वसेन ने लिखा था। हरिविजय सर्वसेन ने हरिविजय लिखा था। प्रवरसेन द्वितीय सेतुबंध प्रवरसेन द्वितीय और सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया था और तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। मेघदूत किस शैली में है? तो वैदर्भी शैली में। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे एवं शिव एवं विष्णु के उपासक थे। एक और ब्राह्मण धर्मावलंबी था, कौन? वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे एवं शिव तथा विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत, यही लास्ट शासक था वाकाटक वंश के। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। नचना के मंदिर का निर्माण व्याघ्रदेव ने कराया था। अजंता का 16वां एवं 17वां गुफा विहार 16वां 17वां गुहा और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। अजंता का 16वां 17वां और 19वां गुहा चैत्यों का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। गुफा संख्या 16 वराहदेव वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री। गुफा संख्या 16 वराहदेव वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री। 16 वराहदेव वाकाटक ने हरिसेन का प्रधानमंत्री। 17 और 20 उपेंद्र गुप्त स्थानीय शासक एवं वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत। वाकाटक स्थानीय शासक वाकाटक हरिसेन का गुफा संख्या 26 बुधभद्र। गुफा संख्या 4 मथुरा देश। गुफा संख्या 16 संरक्षक वराहदेव वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री। गुफा संख्या 17 20 उपेंद्र गुप्त स्थानीय शासक एवं वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत। गुफा संख्या 26 बुधभद्र। गुफा संख्या 4 मथुरा दास। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के फुरदापुर गांव के पास घूमती हुई बाघोरा नदी के आखिरी छोर पर स्थित है। फुरदापुर गांव के पास घूमती बाघोरा नदी के आखिरी छोर पर स्थित है। अजंता की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। मैत्रक राजवंश। मैत्रक राजवंश का संस्थापक सेनापति भट्टारक था, जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मैत्रक राजवंश ने लगभग 475 से 767 ईस्वी तक गुजरात और सौराष्ट्र आधुनिक कठियावाड़ क्षेत्र पर शासन किया। मैत्रक राजवंश गुजरात में था। इनकी राजधानी वल्लभी वर्तमान गुजरात के भावनगर में थी। मैत्रक वंश के प्रमुख शासक थे भट्टारक, धरसेन प्रथम, द्रोण सिंह, ध्रुवसेन प्रथम, गुहसेन, ध्रुवसेन टू, शिलादित्य प्रथम। मैत्रक वंश धरसेन चौथा। मैत्रक वंश शिलादित्य 7। मैत्रक वंश अंतिम ज्ञात शासक शिलादित्य 7 था। ध्रुवसेन टू के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग वल्लभी आया था। ध्रुवसेन टू के शासनकाल में चीनी यात्री ध्रुवसेन टू वल्लभी आया था। शिलादित्य प्रथम और शिलादित्य तृतीय मैत्रक राजवंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक हुआ, जिन्होंने राज्य विस्तार किया और अरब आक्रमणों का सामना किया। राजवंश का धर्म मुक्त हिंदू था और शासक धार्मिक संस्थानों के संरक्षण थे। मैत्रक राजवंश की शासन प्रणाली राजतंत्र थी और प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। मैत्रक वंश ने वल्लभी युग नामक कैलेंडर भी शुरू किया। मैत्रक शासक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उनके शासनकाल में हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्मों को संरक्षण और दान मिला। मैत्रक से
हिंदू बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों को संरक्षण एवं दान मिला। वल्लभी में बौद्ध विहारों की संख्या बढ़ी थी। चीनी यात्री वंशांग ने इनके बौद्ध संरक्षण की प्रशंसा की थी। वल्लभी में जैन परिषद का आयोजन हुआ। मैत्रक वंश का मंदिर निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना था। यह मंदिर शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। मैत्रक वंश द्वारा निर्मित भवनों में नंदी, बैल, त्रिशूल जैसे प्रतीकों का उपयोग हुआ है। 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण मैत्रक वंश का पतन हुआ। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त एवं गौर प्रमुख थे। मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त एवं गौर प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौर। मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौर। मैत्रक, मौखारी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त एवं गौर। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेसर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थे। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति थी। इसकी राजधानी थानेसर थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब और हरियाणा में अपनी स्थिति हुनों को हराकर मजबूत की थी। पुष्यभूति राजवंश ने पंजाब एवं हरियाणा में अपनी स्थिति हुनों को हराकर मजबूत की थी। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक के महाराज अधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखारी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन यशोमती के पुत्र हुए राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री। राजश्री का विवाह कनौज के मौखारी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने और राजश्री को बंदी बनाकर कारावार में डलवा दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र घोर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी और प्रभाकर वर्धन परम भट्टारक एवं महाराजाधिराज और हर्षवर्धन परम भट्टारक नरेश। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशन टू के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वंशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष की पराजय हुई थी। पुलकेशन टू के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वंशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वंशांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वंशांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। शिव एवं सूर्य के अनन्य उपासक प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त है। चीनी यात्री वंशांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आश्रय प्रदान किया था। वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष ने महायान शाखा को हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वंशांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। भानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। भानभट्ट ने हर्षचरित में कादम्बरी की रचना की थी। भानभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से यह तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था
उन्हें सारे देश का शासक हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांत में विभाजित होता था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी ऊपरी अथवा प्रत्येक भुक्ति का प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संख्या थी विषय। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संख्या थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासक का प्रधान ग्राम पक्षपल्ली कहा जाता था। ग्राम शासक का प्रधान ग्राम पक्षपल्ली कहा जाता था। भंडी प्रधान सचिव सिंहनाथ प्रधान सेनापति अश्व सेना का प्रधान कुंतलगढ़ सेना का प्रधान स्कंदगुप्त भंडी प्रधान सेनापति सिंहनाथ अश्व सेना का प्रधान कुंतलगढ़ सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त प्रधान सचिव भंडी सिंहनाथ प्रधान सेनापति अश्व सेना का प्रधान कुंतलगढ़ सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त। पुलिस कर्मियों को 4 एवं 8 कहा गया। दंड पासिक अथवा दंडनीय पुलिस विभाग के अधिकारी होगा। पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है।